जय श्री राम महादेव। उम्मीद है आप सब लोग सकुशल होंगे और बिहार के चुनाव के बारे में आपको फीडबैक मिल रहा होगा। जैसा कि हमारे चुनाव आयोग ने स्वयं बोला था कि बिहार इज़ द मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, मतलब बिहार के चुनाव की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है यह इंगित करता है। और जिस तरीके से बिहार चुनाव में हर प्रकार के तिक्रम इस्तेमाल किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, वह इस चीज़ को साबित करता है कि आदरणीय चुनाव आयोग जी ने, जो मुख्य चुनाव आयोग जी ने जो शब्द कहे थे वो 100% सटीक बैठते हैं। अब आ जाते हैं, आज कुछ चर्चा करेंगे रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए होता क्या है ना, जब किसी को कमी ढूंढना होता है वो उसको मतलब 1 नंबर का घी दे दो उसमें भी वो कमी ढूंढ देगा, थोड़ा कम पका है कुछ ज़्यादा पका है। घी नहीं मिलता है तो घी नहीं मिल रहा है, मिल गया तो उसकी क्वालिटी, मतलब ये इंसान जो प्रोग्रेसिव बाय नेचर हो तब तो ठीक है, लेकिन जो आपको उपलब्ध करवा रहा है उसी के नियत के ऊपर सवाल उठा देना। तो ये चीज़ जैसे कुछ जगहों पे आया है, इस कैंडिडेट को नहीं मिलना चाहिए, उस कैंडिडेट को मिलना चाहिए था, उसके वजह से ये हो रहा है। एक विचारधारा के सच्चे सिपाही है, देखिए वो निर्दलीय लड़ सकते हैं। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है, अगर कोई मेरे विचारधारा का सिपाही है और अगर उसको टिकट नहीं मिला, याद रखिएगा मेरे विचारधारा का सिपाही, और अगर उसको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेगा और वो बोलेगा जो मेरे साथ नाइंसाफी हुआ, ऐसा करके क्या वो विचारधारा का सिपाही अपने आप को साबित कर रहा है? ये सोचिएगा, वो विचारधारा का सिपाही कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका सेवा विचारधारा और विचारधारा के लोगों का था ही नहीं, वह सत्ता सुख के लिए था। जब उसको सत्ता सुख से वंचित रखा गया तो वह चीखने लगा। विचारधारा कांस्टेंट है, उसके सिपाही बदलते रहते हैं। अगर वह विचारधारा का सिपाही होता तो वह जो प्रतिनिधि, जो कैंडिडेट उसको मिला वो उसके साथ होता, उसके जीत के लिए वह लड़ाई लड़ता, उसकी शिकायतें होती, एक मंच पे रखता। वह मंच था पार्टी का फोरम, सोशल मीडिया का फोरम नहीं, अपने घर पे वीडियो में नहीं होता। तो मेरा तो ऐसे किसी भी कैंडिडेट को लोग लेके आ रहे हैं XYZ हैंडल्स, उनके लिए दे आर नॉट द फॉलोअर ऑफ योर आइडियोलॉजी, दे आर जस्ट मेकिंग फुल ऑफ योर आइडियोलॉजी। इनको संभालिए। भाजपा एक विचारधारा के तहत चुनाव में उतरी है, एनडीए एक विचारधारा के तहत चुनाव में उतरी है, और उस विचारधारा को पूरा करने के लिए हर प्रकार से वह तैयार है, कार्यरत है। रणभूमि में जब आप उतर जाते हैं तो आपने पूर्व में क्या किए उसकी क्रेडिबिलिटी और वर्तमान में रणभूमि में क्या कर रहे हैं उस क्रेडिबिलिटी के आधार पर रणभूमि में आपका जो कार्य है वह मापा जाता है, और वही का आपका भविष्य निर्धारित करता है। बहुतों कैंडिडेट को लेके, एक तो इतने बड़े यूट्यूबर हो गए थे, इतने बड़े यूट्यूबर हो गए थे कि कल तक वो बोलते थे हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो वो बोल रहे हैं हमारी जाति को कितना मिला। अब सोच लीजिए, और अगर उनके जाति को एक्स्ट्रा मिल जाता था बोलते मेरे घर वालों में, मेरे एरिया में कितना मिला। ये आपके सिपाही है और ये आपको कैसे काटते हैं वो समझ जाइए। बाकी कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जो देखिए एक हमारे चिलम छापी यूट्यूबर हैं, उनके पास लोग लेके गए हमको प्रमोट कर दो, हमको प्रमोट कर दो। भाई अगर वो अपने आप को लेके गए प्रमोट करने के लिए, ठीक, तो किस आइडियोलॉजी के साथ लाइन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए? तो व्यक्ति प्रमोट होने गया था। भाजपा तो सतत निरंतर चल ही रहा है। बाकी तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है?
और एक पद मर्यादा जो बोलते हैं ना, जिस प्रोफेशनल में हो, खैर तुम हो नहीं किसी प्रोफेशनल में, योर प्रोफेशन इज ओनली मनी, एनीवन हु विल थ्रो मनी ऑन यू वी विल डांस नेकेड ऑन दैट टून, सिंपल सी बात है। तो वहां पे तुम उस चर्चा को तुम सार्वजनिक कर रहे हो, तुम कितने ट्रस्टवर्दी हो वो समझ में आ जाता है। रही बात चमचों और सीटियों, दोनों को मिर्ची लगाने के लिए जो पिछले 15 दिन से ये लगा रहे थे, जो रामद्रोही मोदी जी, रामद्रोही मोहन यादव, रामद्रोही भाजपा, भाजपा को परकास्ट वोट नहीं करेगा, भाजपा को हिंदू वोट नहीं करेगा। अरे भाई जाके आज आंध्रा में देख लेते नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं जो ट्विटर के चिलम छापों से, यूट्यूब के चिलम छापों से सीखना पड़ेगा जो सनातन कैसे फॉलो किया जाता है और कैसे माना जाता है। इतने बुरे दिन मेरे देश के प्रधानमंत्री के नहीं आए हैं। और रही बात विकास के बिहार में कार्य के ऊपर, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बिहार पिछले 20 सालों में एनडीए सरकार में बीच बीच में 1-2 बार बदले हैं, जो तरक्की किया है वो सबके सामने है। सड़क, बिजली, पानी, मिशन जल शक्ति का लगभग सबसे बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन बिहार में हुआ है। हर गांव में आपको 2 से 3 टंकी लगे हुए मिल जाएंगे, ऑपरेशनल है। सड़क, हर गांव पक्के सड़क से कनेक्टेड है, हर गांव बिजली से कनेक्टेड हो गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछ ही रहा है हर जगह। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो ही रहे हैं। कठिनाइयां आ रही हैं लैंड रिकॉर्ड्स में, क्योंकि ऐसे बोला भी जाता है कि सबसे जटिल समस्या लैंड्स की होती है तो उसमें कठिनाइयां आएंगी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसको सरल करने की तरफ प्रयास किया जा रहा है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो का फंक्शन है वो सरलीकरण हो रहा है। छोटे छोटे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, यहाँ से स्वरोजगार से लेके लोकल स्तर पर लोकल ही रोजगार का एक मौका मिल रहा है। अब लालू यादव का कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि हम रोजगार देंगे, तो पहले उससे तो सवाल यह पूछना चाहिए कि 1990 से 2004 तक आपकी सरकार थी, रोजगार देना तो दूर की बात, आपके सरकार में जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज थे वो बंद हुए, एग्जिस्टिंग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो बंद हुए, बरौनी का कारखाना बंद हुआ था, मुजफ्फरपुर का थर्मल पावर बंद हुआ था, अनेक चीनी मिल बंद हुए थे, बहुत चीनी मिलों को खोला गया है। कांटी थर्मल पावर जो मुजफ्फरपुर स्थित है उसको चालू किया गया, बरौनी का फैक्ट्री चालू किया गया, अन्य जगहों पे फैक्ट्री लगाई गई सरकारी भी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि किसने बंद करवाया, को उसको चालू कर रहा है, कोई नई यूनिट्स लगा रहे हैं। एयरपोर्ट्स, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की घोषणा हो चुकी है, फंड अलॉट हो चुका है। हाईवेज का निर्माण, सड़क, ग्रामीण सड़क का निर्माण, स्टेट हाईवेज का निर्माण, अलग अलग बौद्ध कॉरिडोर से लेकर अलग अलग कॉरिडोर का निर्माण। अब चूंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर बन चुका है और अब कुछ कहीं से बन रहे हैं, तो मैया सीता बिना आवास के कैसे रह सकती थी, उनकी जन्मस्थली कैसे रह सकती थी, तो उसका भी निर्माण हो रहा है। इसका उद्घाटन खुद माननीय अमित शाह जी ने किया। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिठाना, जब देश पे विपत्ति आती है तो यातायात और कम्युनिकेशन की सुविधाएं होनी चाहिए, तो आपने उसकी भी तैयारी करी। बाकी आज 91वीं बार ट्रंप जी ने बोला कि हमने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराया, और भारत शायद तीसरी बार बोला है जो नो थर्ड पार्टी वाज इन्वॉल्व इन मीडिएटिंग सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज द पाकिस्तान DGMO who sought siege fire and India responded according to its term। भारत का शुरू से यह था
कि हम पॉजिटिव एक्शन टेररिज्म के खिलाफ ले रहे हैं। उन्होंने पॉजिटिव एक्शन लिया। उसके बाद पाकिस्तान को सूचित किया गया, पाकिस्तान उससे आगे बढ़ा, फिर उसकी जवाबी कार्रवाई की गई। और 10 मई की जिसकी बार बार चर्चा होती है, तो 10 मई की घटना के बाद सिर्फ पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बिगड़ा है, दुनिया के तथाकथित सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ गया है। वो बयानों से झलकता है। बाकी मोदी सरेंडर, क्या क्या कांग्रेस कैंपेन ला रही है, तो आप समझ सकते हैं। जिसके पूर्वजों ने अक्साई चीन हैंड ओवर किया, जिसके पूर्वजों ने अरुणाचल के कुछ हिस्से हैंड ओवर किए, जिसके पूर्वजों ने पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर हैंड ओवर किए, वो सरेंडर की बात कर रहा है। जिसके पूर्वजों ने जो उस समय स्वयं संसद में था, 2008 के 26/11 अटैक के बाद, चूंकि अमेरिका का भय था, तो इस वजह से हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की 26/11 जैसे नृशंस अपराध के बाद। वाह, अगर ऐसा बयान कर रहा है, इतना दम भर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा नशा फूक के आया होगा। बस यही बोलेंगे, बहकाने वाले शक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। देश का भरोसा नरेंद्र मोदी है, देश का विश्वास नरेंद्र मोदी है, और आपका हमारा विश्वास अटूट और अटल रहना चाहिए। जय श्री राम।